बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज की बड़ी ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन राजा रियाज़ के दरमियान जो मुलाकात होनी थी वो आज हो चुकी। और इससे पहले राजा रियाज़ ये कह रहे थे कि उनकी कुछ मसरूफ़ियात थी जिनकी वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही थी, वो मसरूफ़ थे, लिहाजा वो ऐवान वज़ीर आज़म नहीं जा सके। अब शहबाज शरीफ और राजा रियाज़ की मुलाकात हुई है लेकिन ये बेनतीजा रही है। अब सवाल ये किया जा रहा है कि कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, क्योंकि अब टाइम थोड़ा रहता चला जा रहा है और ये एक क्यास आराई की जा रही है कि अगर लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जा सकता है। 3 दिन मौजूद हैं लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास, जिनमें से आज पहला दिन गुजर चुका तकरीबन, और अब कल दूसरा दिन है, 11 बजे फिर मुलाकात होगी। जब ये 3 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। स्पीकर उस पार्लिमानी कमेटी को तश्कील देंगे जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे शामिल होंगे। उनके पास नाम जाएंगे और कुछ नाम वो तजवीज़ भी कर सकेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर भी मामला तय नहीं होता तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। ये बिल्कुल वही तरीका कार है जिस तरह पंजाब के वज़ीर आला का चुनाव किया गया था, जब 3 नाम दिए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और 3 नाम ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिए गए थे और इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका था। पार्लिमानी कमेटी भी जो थी वो बेनतीजा रही थी और उनके बेनतीजा रहने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर सिलेक्ट किया था और इस वक्त वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये वज़ीर आज़म और उसके साथ साथ लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय होता है या नहीं होता, ये अपनी जगह पर सवाल है। लेकिन इसके साथ ही ये इतलात भी मौसूल हो चुकी हैं कि IMF ने निगरान हुकूमत के साथ तवील मुद्दत तक काम करने, यानी कि जो एक मुकर्रर मुद्दत है 3 माह की, उससे ज़्यादा मुद्दत के लिए भी काम करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है, जिससे ये लग रहा है कि वाकई इंतखाबात में जो ताख़ीर की बात की जा रही थी अब वो अमली तौर पर आगे बढ़ रही है। इंतखाबात कब तक हो सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। क्या ये मार्च में, जिस तरह के फरवरी और मार्च की बात की जा रही है, फरवरी और मार्च में हो जाएंगे या इससे आगे ये अगले साल नवंबर दिसंबर, या बाज़ दोस्त ये कहते हैं कि शायद 2025 में चले जाएं, उसके कितने इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि असम्बली टूटने के बाद अभी तक वज़ीर आज़म है और जब तक निगरान वज़ीर आज़म हलफ नहीं उठा लेते, उन पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो जाता, तब तक वो वज़ीर आज़म ही रहेंगे। वो आज भी ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे और इंतखाबी मुहिम की क़यादत के लिए उनको वतन आना पड़ेगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हम जीते तो वज़ीर आज़म, अगले वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ही होंगे। क्या ये मुमकिन है? क्या इस वक्त ये सूरत हाल बनती चली जा रही है या नहीं बनती चली जा रही? दूसरी तो इतलात ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ अभी तक वतन वापसी के हवाले से तसब्बुब का शिकार हैं। वो ये समझ रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में उनका आना बेसूद है, जो कुछ है उसी तरह चल रहा है। और कुछ इतलात ये मौजूद हैं कि वो अभी तक आने के लिए उस तरह तैयार नहीं है, वो इसको बेसूद ही समझ रही। सारी सूरत हाल है क्या? निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा? एक नया नाम जो इसमें ऐड हुआ है, यानी कि हर रोज़ एक नाम थोड़े दिनों के बाद आ जाता है। सबसे पहले एक बड़ा पावरफुल नाम समझा गया हफीज़ शेख साहब, किसी पार्टी की तरफ से उनको रिकमेंड नहीं किया गया था, लेकिन बड़ा पावरफुल नाम समझा गया और समझा गया कि हफीज़ शेख चूँकि IMF की तरफ भी डील करने के लिए बहुत मौजू हैं तो वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन उसके बाद जब एक और नाम जलील अब्बास जिलानी साहब का सामने आया तो समझा गया कि शायद उन्होंने पीछे छोड़ दिया है उस नाम को जो इससे पहले डिस्कस हो रहा था, हफीज़ शेख साहब का नाम। लेकिन आप राजा रियाज को जो मर्जी कहते रहे कि जनाब पता नहीं वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जेन्युइन है नहीं है, कोई उनको पहचानता है नहीं पहचानता, लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह। आज उन्होंने जो नाम उनके हवाले से जो सामने आया है, अगर चाहे हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन जितने भी लोग हैं वो अपने नाम खुफिया रख रहे हैं, अभी तक बड़ी कामयाबी के साथ छुपा के रख रहे हैं, लेकिन जो नाम सामने आया है वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का है। और हम इस पर कह सकते हैं कि जनाब जो हम कह रहे थे कि हफीज़ शेख से ज़्यादा पावरफुल नाम आ गया है, अब उससे आगे चलते हुए जलील अब्बास जिलानी साहब से भी एक पावरफुल नाम आ गया और वो सादिक संजरानी साहब का नाम है। ये पावरफुल नाम सामने आते चले जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ जो यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ। बहुत ही बाखबर शख्सियत, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, तजिया करते हैं। डॉक्टर सईद अली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, उसके साथ साथ बड़े बाखबर
अंदरूनी हलकों से खबरें भी लेकर आते हैं, हमें देते भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वकला सियासत का भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी पंजाब का बड़ा नाम, मोतबर नाम राना जवाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर शरीक होने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ। और इसके साथ ही लाहौर में सहाफ़ती तजर्बे के हवाले से एक बड़ा नाम और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा नाम, हम सब के लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं, मियाँ हबीबुल्लाह साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। और मियाँ साहब निगरान वज़ीर आज़म, आज राजा रियाज साहब को मसरूफ़ियत, पहले उनकी मसरूफ़ियत थी, वो नहीं मिल पा रहे थे, आज उनको टाइम भी मिल गया। आज उन्होंने एक पावरफुल नाम भी दे दिया, सादिक संजरानी का। देखें, चेयरमैन सेनेट के लिए जब उनका नाम आया था तो वो उस वक्त भी कोई उनको कुछ नहीं जानता था कोई, और वो कामयाब हो गए थे। आज उनका नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म आ गया है। हर रोज़ एक पावरफुल नाम आ रहा है, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम अली ख़ान साहब। बात यह है कि पाकिस्तानी सियासत जो है ना, ये एक ऐसी पहेली है जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन हकीकत के बारे में कहना जो है या उसे आयां करना बहुत मुश्किल है। सबको पता है कि राजा रियाज साहब को किन लोगों ने जो है वो तोड़ा था और किन लोगों ने तहरीक इंसाफ में बगावत पैदा की थी। फिर ये भी सारा पता है कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो किस तरह चेयरमैन सेनेट बने, और फिर उनको हर वो हुकूमत जिसकी मर्ज़ी हो, पीटीआई की हो या पीडीएम की हो, उनको हर सूरत जो है वो चेयरमैन सेनेट जो है वो बहाल रखा गया। उनके ख़िलाफ़ वोट कम होने के बावजूद उन्हें जो है वो हर मौके पे जो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक भी नाकाम होती रही। तो ये सबको पता है कि वो किन के उम्मीदवार हैं। और अच्छा। मुझे देखें, मुझे इसमें राजा रियाज की तरफ से जो है आपकी बात का मतलब ये निकला कि राजा रियाज और सादिक संजरानी की नानी एक ही है। बिल्कुल, नानी एक है, और दोनों की जहाँ से जो है वो तनाबें खींची जाती हैं वो बड़ी अहम है। और राजा रियाज की तरफ से सादिक संजरानी का नाम आना जो है ना, इसका मतलब है कि उसकी इम्पोर्टेंस है। मुझे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम पर इतनी हैरानी नहीं होगी जितनी कि मुझे जो है वो राजा रियाज की तरफ से, क्योंकि आपको पता है वो राजा रियाज वो बता रहे थे कि मैं बाकायदा अपोजिशन के लोगों से मुशावरत करता रहा हूं। पता है और बड़े किस्म की उन्होंने मुशावरत की है नजम साहब, आपको भी पता है। नहीं, हमारे साथ भी राय साहब यहाँ पे लाहौर जब होते थे तो हमारे साथ वो अक्सर मुशावरत किया करते थे। और आपने नाम दिया था सादिक संजरानी का। और वो नहीं, लाहौर में जब हुआ करते थे, मैं पंजाब की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द ओपोजिशन है पंजाब में सीधे, तो वो बड़ी बामकसद उनकी, बड़ी मैनी खेज, बड़ी बामकसद उनकी मुशावरत हुआ करती थी, और बड़े दिलचस्प भी, मज़ेदार भी हुआ करती थी। पानी आ जाता था मुंह में सुन के बात चीज़ें। अच्छा, नहीं, आप ठीक कहते हैं कि पंजाब में भी जब तक वो थे, आपको याद है कि एक दफ़ा जब वज़ीर आला थे मियाँ शहबाज शरीफ, तो यहाँ गवर्नर राज लग गया था। सही है। और उस सूरत में जो नाम लिया जा रहा था, दो बंदों का वज़ीर आला के तौर पे नाम लिया जा रहा था पीपल्स पार्टी की तरफ से। एक राजा रियाज थे और दूसरा कासिम ज़िया थे, जो इतने राजा रियाज अहम हैं। तो इसका अंदाज़ा लगाएं। और अभी ये सारी सियासत जो है, देखें, ये हैं सारे मोहरे, और असल फैसला जो है हमें पता है कहाँ से आना है। उन्होंने अगर कोई फैसला कर लिया हुआ है कि किस बंदे को बनाना है, और देखें ये आम हालात नहीं, ये आम सियासत नहीं है जिस पर आप जो है वो कह सकें कि अच्छा जी अब हालात इस तरफ को जा रहे हैं, अब ये ऐसे हो जाएगा। ये सारी जो है फैसले चूँकि बंद कमरों में होने हैं, इसलिए इनके बारे में ये कहना, कोई क्या सराई करना, कोई बता देना। अच्छा, ये सारे नाम मियाँ हबीब साहब अभी तक ज़राए से आ रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नाम उस तरह ऑन करने के लिए, ये बाकायदा तौर पे जारी करने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमारे नाम है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये भी एक फिलर के तौर पर हो सकता है सादिक संजरानी का नाम। अच्छा। लोग इस पर बहस करते रहें और ये राजा रियाज और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान कोई इत्तफाक राय ना हो सके, और फिर फैसला जो है आखिरकार इलेक्शन कमीशन तक ले जाया जाए, और कोई और आम सा नाम जो है वो निकला है, और इलेक्शन कमीशन जो है नहीं, इलेक्शन कमीशन उन्हीं नामों में से चुनाव कर सकेगा जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरफ से या लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से दिए जा सकेंगे। आप क्या समझते हैं कि राजा रियाज से जो 3 नाम दिए जाएंगे, वो उनमें से 2 नाम उन्होंने छुपाए हुए हैं ना, उनमें से कोई नाम भी हो सकता है, कोई वजीर आजम। तो अभी तो शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने 3 नाम छुपाए हुए हैं, अपने भाई से मुशावरत करते रहे और सारे नाम छुपाए हुए उन्होंने भी। ये सारी एक बड़ी पुरस्कार सी कहानी है, और
सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, क्योंकि ना तो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी डेट अभी तक अनाउंस हुई है, अभी मरदमशुमारी का जो है वो मसला बना हुआ है, और हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत गई है वो खुद कह रही है जी कि कोई पता नहीं कब इलेक्शन होने हैं। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है सेटअप से लंबे अरसे के लिए हो, और ये भी हो सकता है कि सजीद खा के खब्बी मारी जाए। तो ये पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत चल रही है ना, इसका ना कोई सारा है ना पाँव है। तो मेरे हमेशा ही ऐसी सियासत चलती रही है, सर पाँव मिला कब है आपको? और मुझे हमेशा से यही चीज़ें होती रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है डॉक्टर सईद इलाही के पास कोई ना कोई खबर मौजूद होगी। राना साहब, आप बीच में बैठे हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा जंप करके इधर आना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपके पास खबरें जमा हो जाएं। मियाँ हबीब साहब ने जो तजिया दिया उसके ऊपर भी, और डॉक्टर सईद इलाही साहब के पास भी चलते हैं। डॉक्टर साहब, सादिक संजरानी साहब का नाम आ गया, इससे पहले जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आया था, बड़ा पावरफुल नाम था, हफीज शेख के नाम को काट गए थे वो, और अब ये जो नाम आ गया, आपके ख्याल में क्या सूरत हाल है? क्या मुस्लिम लीग नून के लिए फेवरेट कौन हो सकता है? सागडार साहब का नाम भी दिया था, वो भी शायद फिलर था। शुक्रिया नजम अली साहब, आपने जो मोहब्बत का इजहार किया है मैं आपका मशकूर हूँ। आपने जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, देखें गुजारिश ये है कि पार्लिमानी सियासत पाकिस्तान की जो है ये मुमकिनात और नामुमकिनात से इबारत है। अच्छा, यही बात हमारे दोस्त ने कही, आपने भी कही कि यहाँ कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। इमरान खान साहब जेल जा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब जेल से लंदन जा सकते हैं, तो ये पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। लेकिन जो आपने सवाल किया है स्पेसिफिकली, देखें इसमें इसहाक डार साहब से लेकर आज संजरानी साहब तक जो नाम दिए जा रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये सारी एक सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। तमाम फ्री कैन जो हैं एक प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन बिल आखिर जैसे आपने पहले कहा कि संजरानी साहब तो पहले चेयरमैन है, और अगर सदर साहब की टेन्योर ख़त्म हो गया सितंबर में तो वो सदर का चार्ज लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि संजरानी साहब का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बिल आखिर बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई हुई है। आजम नज़ीर तारिक वफाकी वज़ीर कानून है, एक जगह वो फरमा रहे थे कि अगर सदर मुमलिकत चाहें, सदर अलवी की बात करें, तो वो अगले सदर के चुनाव तक जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रह सकते हैं, उनको कोई इतराज़ नहीं है और वो रह सकते हैं, और वो खुद रिजाइन करके जाना चाहें तो अलहदा बात है, वरना उनके रहने में इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे आपने फरमाया कि हमारे वज़ीर कानून जो हैं वो उन्हें एक राह दिखा रहे हैं, और शायद उनकी प्रेसिडेंट से जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो डेवलप भी हो गई है। आप देखें ना कि पहले वो अकड़ जाते थे, कई महीने साइन नहीं करते थे, सही, तो अब तो कागज़ जाने के फ़ौरन सेकंड्स के बाद साइन होते हैं और वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब है सदर से मामलात तय हो चुके हैं, और अलवी साहब प्रॉपरली एज ए पार्लिमानी सदर, पाकिस्तान के सदर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनसे कोई गिला शिकायत नहीं है। जो उनसे शिकायत थी वो दूर हो गई हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि संजरानी साहब का नाम भी जो दिया गया है वो एक प्रेशर टैक्टिक हो सकती है, और जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि देखें, अब राजा रियाज साहब के बारे में आपने एक बात कही थी, मैं ज़रा तस्दीक कर दूं कि राजा रियाज कोई गैर अहम शख्सियत नहीं है। पिछले अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह से तो निकला ही नहीं है। एक दिहाई से वो बड़े सरगर्म अमल हैं, और तमाम जो बड़ी बड़ी मूव्स हुई थी गवर्नर राय से लेकर 2009 में अब तक वो अपना पत्ता खेलते रहे, और फैसलाबाद से जीते भी रहे। तो वो यानी अपनी सियासत भी जानते हैं और डिसेप्शन भी है उनमें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये नाम जो दिए गए हैं बिल आखिर पार्लिमानी कमेटी के पास जाएंगे, और पार्लिमानी कमेटी में भी फैसला नहीं हो पाएगा, और बिल आखिर ये जो अख्तियार है ये चला जाएगा ECP के पास, जैसे पहले हुआ आपने फरमाया पंजाब में मोहसिन नकवी साहब को जिस तरह। तो ECP में वही शख्स का इंतखाब होगा जो दूसरे मोहसिन नकवी साहब होंगे, और वो तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देंगे जो मोहसिन नकवी साहब दे रहे हैं। क्योंकि मेरी जिस एक दोस्त से बात हुई तो मैंने उससे जनरली एक बात की, जैसे आपने कहा, तो उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब हमारे मतलूबा जो अहदाफ हैं उन तक पहुँचने में बड़ा मौसर किरदार अदा कर रहे हैं, और हम उनसे बहुत खुश हैं, और कोई भी केयर टेकर जो चीफ़ मिनिस्टर आज तक था उसने अपना इस तरह काम नहीं किया, इस तरह अख्तियार इस्तेमाल नहीं किए, और इस तरह एक्टिवली भी काम नहीं किया। तो मेरा ये ख्याल है कि मरकज़ में भी ये कहानी दोहराई जाएगी, और ECP के ज़रिए एक दूसरे मोहसिन नकवी साहब हमारे वज़ीर आज़म बन। और मैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में आपको बता दूं कि आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनकी शहबाज शरीफ स्पीड जो है, शहबाज स्पीड चीन तक में बात की जाती है कि जनाब, और जापान तक में बात की जाती है, और कहा जाता है कि उन्होंने खुद लाहौर में अलहमरा में खड़े होकर कहा कि मैं शहबाज शरीफ, मेरी स्पीड की बात होती है, और जो मोहसिन नकवी स्पीड है ये मुझसे भी ज़्यादा है। और आज देखें वो जिस तरह छापे मार रहे हैं, जिस तरह अस्पतालों पे वो जा रहे हैं, और जिस तरह
काम कर रहे हैं वो वाकई। और दूसरी बात, एक बाखबर ज़राए से, मुझे नहीं पता, आप तीनों लोग यहाँ पे बाखबर बैठे हुए हैं, एक तजवीज़ ये भी थी कि मोहसिन नकवी साहब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, इतना हैरान करके रख दिया है सबको, और इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं कि मुमकिन तौर पे उनको पंजाब के वज़ीर आला की बजाय वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया जाए। ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर थी, ये चीज़ भी सामने आई, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि कोई मुश्किलात थी, क्या थी, उसको आगे बढ़ते हुए आपने सुनी ये बात? हाँ जी, मैंने सुनी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस बात देखें, जो आपने शहबाज शरीफ, सॉरी आपने भी सुनी, ये वो तो ओपनली सारे अखबारों में भी आया, टीवी पे आया। देखें, उसको तो मैं समझ, कहलवाई जा सकती है, मेरा ख्याल है वो कहलवाई गई है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने अज़राह मोहब्बत ये बात कही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मेरे साथ काम करने का मुझे मौका मिलता रहा। सही, शहबाज शरीफ के 1000 खामियाँ होंगी, लेकिन काम के मामले में कोई खामी नहीं है। वो जिन की स्पीड से काम करते हैं, और उसमें खराबियाँ भी हो सकती हैं, ये नहीं कि कोई परफेक्शन होगी। काम तो जिनकी स्पीड से करते हैं, लेकिन जब वो खुद तारीफ कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि मुझसे भी ज़्यादा, मैंने कहा है कि ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहूँ कि जनाब नजम वली साहब आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझसे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो और या आज मैं कहूँ जी हबीब साहब जो मुझसे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये एक तारीफी कलमात हैं, और किसी को आप नहीं सर, ये मोटिवेट किसी ने मजबूर तो नहीं किया, किसी ने मजबूर तो नहीं किया होगा, किसी ने ये तो नहीं कहा होगा, गन पॉइंट पे तो नहीं कहा होगा जाओ ये बात कहो, भाई उन्होंने फील किया। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को ऐसे तो ना करें ना, अपने लीडर को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। नहीं, मैं इससे आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मोटिवेट करने के लिए ये कहना पड़ता है। अच्छा, तो उन्होंने कह दिया, लेकिन उस पर हम मजीद बहस नहीं करते। आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि वो उनके मोतरफ है, लेकिन मैं एक बात काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज आपने जिक्र किया कि जो सस्पेंड कर दिए, जनरल अस्पताल में गए और सब जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस मुल्क में थाने में बंदा मर जाता है, इस मुल्क में बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, कोई बंदा ना सस्पेंड होता है, ना अंदर होता है, ना जेल में जाता है, ठीक है। उसके बजाय अस्पताल में जहाँ पे ना दवाइयाँ होती हैं, ना फैसिलिटीज़ होती हैं। कल मैं जनरल अस्पताल गया रात को, आप हैरान होंगे कि एक रात में इमरजेंसी में 1500 पेशेंट आ रहा था। अब 1500 पेशेंट के लिए जो स्ट्रेचर्स थे वो 10 थे। अब वो स्ट्रेचर जब मरीज़ को लेके वार्ड में जाते थे तो वापस नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ बेड नहीं थे। तो अब मुझे बताइए, जिस बेड की स्ट्रेंथ 1000 है, वहाँ 4000 बंदा आ रहा है और डॉक्टर 2 ड्यूटी पे हैं। नहीं, लेकिन एसी तो काम करने चाहिए ना, अगर वहाँ पे एसी नहीं काम कर रहे तो वो तो। और दूसरी बात है, मैं फिर आपको बता दूं, जब सर्विसेज हॉस्पिटल में मोहसिन नकवी गए थे तो उन्होंने वहाँ पे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पे सर्व नहीं कर पा रहे तो इसकी जिम्मेदार डॉक्टर नहीं है, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर वो जिम्मेदार है तो सस्पेंड तो डॉक्टर किए गए ना। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान जो है वो कमज़ोर तबकों पे हाथ डालते हैं कि वहाँ बेचारे AMS DMS सस्पेंड कर दो जी, खबर बन गई, ठीक है। सही, क्या किसी SP को, DIG को, यहाँ बड़े बड़े वाक़यात हुए आपके सामने हुए हैं, या इवन को SP को, DIG को किसी को सस्पेंड किया गया, किसी सेक्रेटरी को, किसी चीफ सेक्रेटरी को। केयर टेकर गवर्नमेंट में भी वही रवैया है जो बाकी सियासी हुकूमतों का है। तो मेरा ख्याल में इस हुकूमत को कम से कम, यानी वरना पुलिस अफसर कोई भड़काएं तो फिर पता लगे कि पुलिस नहीं, जो भी हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट, जो भी। क्या इससे कोई ठीक हो जाएगा? बात ये है कि हम ये ऐसे रवायती रंगबाजी है, छापा पड़ गया, फलां हो गया, ढींग, हमें अपना सिस्टम ठीक पर थोड़ा सा तो ठीक हो जाता है। नहीं भाई, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा तो ठीक हो जाता है। राणा साहब इसमें इंटरवीन करना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं, सबकी बातें भी सुन रहे हैं, पहले मेरी सुनी, बाकी सबकी। राणा साहब, सर सेक्रेटरी हेल्थ को वो करते टर्मिनेट, सस्पेंड करते हैं, सही, ठीक। इस तरह के ब्यूरोक्रेसी को करते हैं। आज सारी खैर आपका जो टॉपिक है हमने एट लेंथ करेक्टेड तो डिस्कस कर ली है कि हफीज़ शेख साहब आ रहे हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब आ रहे हैं, कि संजरानी साहब आ रहे हैं। सब ने अपनी अपनी राय दी। ये एक पहेली है, ये कल तक मैं सुलझ जाएगी, परसों सुलझ जाएगी, वरना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इसका नाम अनाउंस कर देंगे, जो भी पैटर्न एक तय हुआ है। मैं ये जिक्र करूँगा, इसको हम इसको इशू, मेरे नज़दीक इशू ये है कि जो निगरान वज़ीर आज़म है वो कौन होना चाहिए? वो ब्यूरोक्रेट होना चाहिए या सियासतदान होना चाहिए, सही, या कि जज होना चाहिए? सही। अब जबकि हमें नज़र आ रहा है कि जो निगरान है वो 60 डेज़ के लिए नहीं आ रहा, 90 डेज़ के लिए नहीं आ रहा, वो लग रहा है कि 200 दिन जो है ना वो आराम से यहाँ पे गुजार जाएगा। और 200 दिन हमारे मुल्क का, हमारी ज़िंदगियों का, हमारे लोगों का, हमारे अवाम का, उसमें क्या हाल होता है उसके लिए हम देखते हैं। ये जो निगरान गवर्नमेंट पंजाब की रही है, इसको देखते हैं कि क्या हाल हुआ है, सरकारी महकमों में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। तो उसके साथ हमें ये कंपैरिजन करना चाहिए कि ना तो कोई जज यहाँ का निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए और ना ही कोई यहाँ का ब्यूरोक्रेट होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बेशक
किसी किस्म का भी हो, सियासतदान होना चाहिए। सियासतदान का एक विजन होता है टूवर्ड डिलीवरी, टूवर्ड इट्स नेशन, लोगों तक उसे अवाम के मसाइल, उसे ज़मीनी हक़ाइक़, उसे अवाम का दर्द का एहसास होता है। उसके बरक्स आप ब्यूरोक्रेसी की हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला अटैक ही इस मुल्क के ऊपर ब्यूरोक्रेसी ने किया और वहाँ से हमारा मुल्क जो है ना डिट्रैक होना शुरू हुआ। मैं आपकी बात से इत्तफाक कर लेता हूं। महकमों का जवाल आप देख लें, नाकाम पॉलिसियाँ देख लें, ये कौन बनाता है? पंजाब में बुजदार की सूरत में एक सियासतदान ना देखा होता मैंने, तो मैं आपकी बात से इत्तफाक कर लेता। तो सर आज वो अपने अंजाम को भी तो पहुँच गए। और इसके साथ अभी आप तारीफ़ें कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी तो इसी मुल्क का, इसी पंजाब का वज़ीर आला था ना, जिसको शहबाज स्पीड कहा जाता है, और बुज़दार को किस नाम से कहा जाता है? सो ये डिफरेंस है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने तो हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। इन्होंने सिर्फ किसी ब्यूरोक्रेट के पास चले जाएं, सिर्फ डांग टपाऊ पॉलिसी, हर महकमे का जवाल इनके हाथ से हुआ है, काम ना करने की ये तनख्वाह लेते हैं। CM साहब ने जितने नलायक अफसर रह गए थे ना, जिनको कभी पोस्टिंग नहीं मिली थी, जिनको शहबाज शरीफ साहब लाहौर किसी की पोस्ट के नज़दीक नहीं आने देते थे, वो आज सारे के सारे सेक्रेटेरिएट में यकीन करें बरजमान होकर बैठे हुए हैं और ना कोई काम करता है। आप देख लें, पुलिस का आप हाल देख लें, सबसे ज़्यादा बच्चे इस दौर में अगवा हुए हैं। सर जी, अगर गवर्नेंस लेके आनी है तो क्या मुझे बताएं, वही काम बुज़दार ने किया, वही हमारे केयरटेकर कर रहे हैं। मैं कोई ब्यूरोक्रेसी का मोतरफ नहीं हूं, मैं उसकी तारीफ नहीं करता। एक अफसर को सस्पेंड किया, मुझे एक बात बताएं, एक अफसर को टर्मिनेट किया, मुझे बताएं। क्या सारी ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दी जाए, वहां पर सियासतदान बिठा दिए जाए, क्या किया जाए? सर केयरटेकर जो जिस तरह आप ब्यूरोक्रेसी पे कह रहे हैं कि सारा तबाही ब्यूरोक्रेसी ने लाई हुई है, और किसने लेके आई है? ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दें। सर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अगर कोई सही सिविल जो है CM हो, PM हो, वो इनको इस तरह शुतरे बेमहार नहीं होने देगा। मेरा पॉइंट ये है कि हमें कोई ब्यूरोक्रेट नहीं चाहिए। ब्यूरोक्रेट एक क्लर्क माइंडेड आदमी है, वो कभी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये केयर टेकर लंबी चलने वाली है। मुझे लगता है कम से कम 2 दिन। मुझे बताइएगा, जलीलाबाद साहब का नाम आया, वो एक अफसर, तसद्दुक साहब का नाम आया, जलानी साहब का नाम बहुत आया, मोहतरम है, जज, और वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैं अपने मुल्क को देख रहा हूँ, मैं इस मुल्क की जो है ना 70 साल कारकर्दगी आप कह रहे हैं सियासतदान को, मैं कहता हूँ सियासतदान को होना चाहिए, रखने वाले शख्स को, सूझबूझ नहीं, सियासतदान या सूझबूझ रखने वाला शख्स। सियासतदान रिटायर भी हो जाते हैं ना, देखें 80 साल की उम्र में इनके नाम आ रहे हैं, तो सियासतदान का नाम भी तो आ सकता है ना, जो रिटायर। सियासतदान का नाम भी आ सकता है। सियासतदान में सादिक सिंजरानी साहब अच्छे सियासतदान है, अच्छे आदमी। सादिक सिंजरानी साहब, सियासतदान में ज्यादा कुव्वत फैसला और करीज होती है। सही है, फिर लोगों को फेस कर सकते हैं। ये सही बात है। मुझे एक ब्रेक पर जाना और मैं इस चीज से इत्तेफाक तो हमें अवाम के हक की बात करनी चाहिए। जो है वो लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से मिल सकता है, वो ज्यादा चीजों को ऑब्जॉर्व कर सकता है, वो ज्यादा लोगों से डील कर सकता है, वो ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है, उसके दरवाजे लोगों के लिए खुले हो सकते हैं। बहरहाल वो लोगों को माफ कर सकता है। सबसे बड़ी बात, सियासतदान जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से किसी को माफ भी कर सकता है, साथ भी चल सकता है। बाकी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। आज इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में डॉक्टर सईद अलाई भी मौजूद हैं, मियाँ हबीबुल्लाह मौजूद हैं, राना जवाद भी मौजूद हैं, और बात हो रही है अगले मंजरनामे के हवाले से। और एक और अहम सवाल जो कि निगरान हुकूमत के क़याम के साथ साथ पूछा जा रहा है वो ये है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक इंटरव्यू टेलीकास्ट हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, और अगर मुस्लिम लीग नून इंतखाबात जीतती आगे निकलती है तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। मियाँ हबीब साहब, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आ रहा है। आपका नहीं ख्याल आ रहे हैं? क्यों आपका ये ख्याल क्यों है? वो तो वज़ीर आज़म अभी एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं। सियासत में कहने की बातें कुछ और होती हैं, करने की बातें कुछ और होती हैं, हकीकत कुछ और होती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो अगले इलेक्शन के लिए वोट हासिल करने के लिए बात कर रहे हैं। उनको इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ का वोट बैंक है, उनकी सियासी जमात है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने अभी भी साबित किया कि वो इस मुश्किल हालात में भी उन्होंने जिस तरह भी लेके चले हैं
बहरहाल उन्होंने एक तो पार्टी को बचाया है, अपने भाई को बाहर भिजवाने में कामयाब हुए और पीडीएम की काफ़ी सारी हुकूमतों लीडरशिप को, अपनी भतीजी को, मरीम नवाज को जेल से सबको, और फिर पीडीएम की सारी सियासी जमातों की ब्लैकमेलिंग के बावजूद उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया है, किसी को नाराज़ नहीं होने दिया। ये उनकी क्वालिटी है। लेकिन बात यह है कि वोट बैंक जो है वो फिर भी मियां नवाज शरीफ का है। और ये जो बातें की जा रही हैं ना, अगला प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उनके वोट बैंक को जो है तहरक करने के लिए और उसको इंटैक्ट रखने के लिए जो किया जा रहा है। उन्हें भी पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को अभी तक मंजूर नहीं है उनका नाम, और वो किसी सूरत में भी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहती। अलबत्ता शहबाज शरीफ ने पहले से ज़्यादा अपने आप को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब किया और वो काबिल इत्मीनान हैं। नहीं, अगर देखें, अगर मुक़्तदर हल्के उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी तक वज़ीर आज़म है जो, वो क्यों नाराज़ कर रहे हैं इस तरह की बातें करके मुक़्तदर नहीं भाई, अब ज़रूरत नजम वली प्राइम मिनिस्टर की नहीं है ना, अभी ज़रूरत इलेक्शन में वोट लेने की है। तो वोट लेने के लिए उन्हें मियां नवाज शरीफ गड़बड़ नहीं हो जाएगी अगर नहीं, गड़बड़ किस तरह हो जानी है? नवाज शरीफ आएंगे नहीं और वो इलेक्शन सर पे आ जाएंगे। सर पे आ जाएंगे। एक तो देखें, मेरी खुद सारी सियासी जमातें भी कह रही हैं कि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, और इस साल तो कम अज कम नजर नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आएंगे? हाँ, सवाल ये है कि क्यों नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि उन्हें इत्मीनान नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट को उन पर इत्मीनान है, ना मियां नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट पर इत्मीनान है कि वो उनको, वो खलीज दूर नहीं हुई। मैं सईद साहब से पूछूंगा इस पे, लेकिन इस पे राना जवाद साहब, अगले वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे? सर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, अपनी पार्टी को मुस्तहकम करना चाहिए। उनका एक वोट बैंक है और वो एक पॉपुलर लीडर हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इमरान खान साहब भी अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ, जुर्मों की सज़ा भुगतने के बाद वो भी इलेक्शन में आएँ और आवाम का सामना करें। मैं नए इलेक्शन से पहले मैं मुबारकबाद ये देना चाहूँगा कि फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये चौथा अपना टेन्योर कंप्लीट किया, और इसमें मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, उनकी कुर्बानियों को और उनके विजन को मैं मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और उसके बाद ये जमहूरियत का तसलसल। अच्छा, मेरे ख्याल मोहतरमा को तो खैर खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करना ही चाहिए। मेरा ख्याल जरदारी साहब को इसमें ज़्यादा जी, मैं जरदारी साहब देखें, बेस जो बनी थी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, COD बना था, और पीपल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी के साथ रही है। इस पार्लियामेंट ने बहुत अच्छे काम किए। ये बिल्कुल जब इमरान शायद खान अब्बासी कहते हैं टके की नहीं थी, कुछ नहीं करके छोड़े ना जी, वो गुस्से हैं, वो नाराज़ हैं, वो उनका जाने, और उनकी पार्टी डॉक्टर साहब उसके ऊपर जवाब देंगे। हम ग्रे लिस्ट में थे, ग्रे लिस्ट से निकले, डिफ़ॉल्ट में थे, डिफ़ॉल्ट से इस पार्लियामेंट ने निकाला। पाक चाइना जो रिलेशनशिप था वो मजबूत हुआ, रेस्टोर हुआ, दोबारा काम शुरू हुआ उसके ऊपर। हमने, हमारी इस पार्लियामेंट ने कुरान करीम के ऊपर उसके ऊपर क्लियर स्टांस लिया, और बहुत कामयाब बिलावल साहब की हमारी खारजा पॉलिसी रही। बहुत सारे कंट्रीज़ हेड ऑफ़ द स्टेट के साथ जो हमारे राब्ते टूट चुके थे वो सारे के सारे उनकी वजह से वो सारे बहाल हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाब दौर था। ये 14 माह इसी पार्लियामेंट के दौर में हुई, वैसे 14 माह का कामयाब दौर था, और 14 माह हमें महंगा किया, बिजली जी वो जाते हुए अगर इमरान खान साहब लैंड माइन्स ना बिछाते तो शायद ये हालात ना होते, और ये मुबारक के मुस्तहिक हैं। इसके अंदर हमारी पाक आर्मी जो है वो भी मुबारक की मुस्तहिक है कि वो भी इस पार्लियामेंट के साथ ऑन बोर्ड रही है, और वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक मुसलमा हकीकत है। वो जिस तरह हमारे हबीब साहब फरमा रहे थे कि एक पहेली है, वो पहेली नहीं है भाई, वो एक पक्की ठक्की जो है ना वो एक हकीकत है। दाखिली सिक्योरिटी हो, आपके दहशतगर्द सवाल जो था आपके शहरों में आके बैठे हो, तो एस्टेब्लिशमेंट आपको नहीं था। मैं थोड़ा सा सईद साहब से इकॉनमी बाहर से पैसे लेने हो तो उनको आगे करते हैं, वो पहली नहीं है भाई, वो हकीकत है, और मिलजुल के हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? देखिए, ये जो सवाल ना आपने पहले भी पूछा था, देखिए नवाज शरीफ साहब का वापसी में अभी चंद मुश्किलात हैं। अच्छा, वो पहली मुश्किल तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो सबसे बड़ी अदालती नाइंसाफ़ी हुई उनके साथ, जिसके तमाम किरदार अब खुद ये मान रहे हैं
सही। यानी जज से लेकर उसमें प्रोसिक्यूशन, उसमें गवाहान, सारों ने ये बता दिया कि एक साजिश के तहत मुकदमा बनाया गया, उन्हें झूठी सजा दी गई। सही। दूसरा ये कि एक नाइंसाफ़ी के साथ उनसे ज़्यादती ये हुई कि मैं उनको 2018 में शायद अगस्त के महीने में अडेरा जेल मिलने गया, तो आप यकीन करें कि उस दिन पैगाम आया था इमरान खान साहब का कि इनका पंखा बंद कर दिया जाए। तो जेल में अगस्त में बड़ा हवस होता है, कभी आप अगर रहे हो तो, हम तो सियासी लोग रहे हैं, चल रहे हैं ना, तो अगस्त में बहुत हब्स होता है। तो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की जो चेहरा था और जिस्म था वो शदीद एलर्जी का शिकार था, लेकिन वो बोले नहीं वहाँ पे। जब लोगों से मिले बड़ी तरह पानी आप मिलने के लिए गए थे, आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म के हुक्म पर उनका पंखा बंद कर दिया गया था। उस दिन अखबारी बयान था, रिकॉर्ड पे मौजूद है, एसी तो दूर की बात है। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि ये शख्स के साथ, वो तो कहते हैं एसी लगा हुआ था और वो उतरवाना था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये हल्फिया बयान देता हूँ जो मैं दे रहा हूँ, हल्फिया बयान दे रहा हूँ। और वहाँ पे जो लोग उनको 15 दिन बाद मिलने आते थे, उनकी मुलाकात होती थी अगस्त 2018। जी हाँ, उसमें बेतहाशा लोग बैठे थे, इस बात के गवाह हैं। लेकिन नवाज शरीफ के मुंह पे एक लफ्ज़ नहीं आया कि उसने पंखे की बात की हो, एसी की बात की हो, बल्कि वो सबसे अच्छी तरह गुफ्तगू करते रहे। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि अच्छा उसके बाद जब बीमार हुए, वो भी आपको मालूम है क्या हुआ, जैसे अस्पताल में शिफ्ट हुए। अब वो पहले तो इस निज़ाम से वो मुतमिन नहीं है कि क्या उन्हें अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी ये कि पार्लियामेंट जो गुजरी पिछले 1 साल की, जिसकी अभी तारीफ़ की मेरे दोस्त ने, अच्छे काम किए, लेकिन पार्लियामेंट भी उन्हें कोई रिलीफ ना दे सकी। तीसरी बात यह है कि जब वो यहाँ आएंगे तो उनका किरदार क्या होगा। सर वो ताहयात ख़त्म कर दिया ना, 5 साल पे ले आए उसको। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो मुख्तलिफ जो आपने पहले जिक्र भी किया, हबीब साहब ने जिक्र किया, तो मेरा ये ख्याल है कि ये उनका हक तो है। और उनके अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि वो वतन वापस आएंगे, तो उनका किरदार नहीं, वो शहबाज शरीफ कह तो रहे हैं वज़ीर आज़म होंगे, वो तो कहेंगे। देखें, मंजर बदल जाएगा। अभी भी नवाज शरीफ साहब अगर आ जाएं तो इलेक्शन का तमाम मंजर बदल जाएगा। ये भी मैं आपको बड़ी यानी वसूख से कह सकता हूँ, क्योंकि उनकी पार्टी में जो मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी बात कर रहे थे, नाराज़ हैं, खाकान अब्बासी साहब हैं, इस्माइल साहब हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन अपना ग्रुप। अच्छा, दूसरी बात, क्या उनके आने के लिए तमाम राहें हमवार हैं? नहीं, वो ना हमवार हैं। और दूसरी बात यह है कि शायद फौरी तौर पर वो वापस ना आए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं वो। उन्होंने बैनुल अक़वामी जो मुख्तलिफ असर रसूख रखने वाली शख्सियात हैं, ममालिक हैं, वहाँ से भी ये सारे कॉन्टेक्ट्स वहाँ जोड़े गए हैं, बात की गई है, लेकिन मुझे अभी तक फौरी आमद नज़र नहीं आती। लेकिन बिल आखिर उनका मुल्क उन्होंने आना है, आखिरकार उनका वतन है, उनको सेहत तो ठीक है वैसे मेरे ख्याल नहीं, लेकिन उसमें सर ये है कि देखें होता ही नहीं, सेहत में अभी सैर सूर करने गए हुए थे, यूरोप चले गए थे, तो इधर नहीं आ सकते। फिर भी वो अंडर मेडिकल कवर मौजूद है, 24 घंटे मेडिकल। चल, अल्लाह ताला सेहत दे जी उनको, अल्लाह ताला सेहत दे। लेकिन बात हो रही थी निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, और हम बार बार बात करते हैं, थोड़ा से अवामी बंदों की तरफ चलते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर लाहौर की बड़ी मारूफ जो रिक्शा यूनियन है उसके सरबरा मजीद गौरी साहब मौजूद हैं, और निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बात हो रही है। लाहौर के रिक्शा ड्राइवर मजीद गौरी साहब क्या चाहते हैं, किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, कौन बने? नजम वली साहब, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता कि नाम किस किस के हैं। अच्छा, 2-3 नाम सामने हैं। हफीज़ शेख साहब का नाम है, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम है, आज सादिक संजरानी साहब का नाम आया है सामने, ये आपको पता ही नहीं है। सागडार साहब का नाम था, इससे पहले मखदूम महमूद का नाम था, और इसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम है, जस्टिस खलील रहमान रमदे का नाम है, जस्टिस मकबूल बाकर का नाम है, इसमें जाम कमाल का नाम सामने आता है, पता नहीं बहुत सारे नाम है ये तो। अच्छा जी, मेरी गुजारिश सुन रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो सागडार साहब जहाँ से आए थे वहां पर वापस चले जाए। किधर? जिधर से आए हैं। नहीं, पाकिस्तानी है वो, गुलबर्ग में उनका घर है, गुलबर्ग से आए थे, गुलबर्ग चले जाए। हाँ जी, ये सिर्फ मुल्क लूटने के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अगर सागडार साहब ने डिलीवर किया है तो फिर तो वो बिल्कुल बात करें कि सागडार साहब जो है वो इस काबिल है कि वो वज़ीर आज़म बन सकें। अच्छा, नहीं डिलीवर किया। संजरानी साहब ने आज तक चेयरमैन सेनेट रहे हैं, आप मुझे बता दें, आप खुद ही बता दें कि उन्होंने आज तक क्या डिलीवर किया। ये उन्होंने सेनेट बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे, आपके रिक्शे से बेहतर सेनेट चलाई है उन्होंने। आपके रिक्शे में झटके बड़े लगते हैं, उन्होंने झटके भी नहीं लगने दिए। और यही तो उनका काम है कि झटके नहीं लगने देते। सही, मेरी बात सुनो। दूसरी बात, जो हफीज शेख साहब है वो वैसे IMF के नुमाइंदे हैं, सही है, ठीक नहीं? IMF ने ही हमारा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है, ये इदाद शुमार दे रहे हैं कि हमने बचा लिया, इस तरीके से बचा लिया। तो गरीब डिफॉल्ट कर गया, मजदूर डिफॉल्ट कर गया, सफेद पोश तबका डिफॉल्ट कर गया, किस पाकिस्तान को इन्होंने बचाया?
ठीक है। आवाम मर चुकी हुई है गुर्बत के हाथों। ये नहीं, ये सारे नाम ही आपको पसंद नहीं आ रहे। मुझे नहीं, किसी को भी पसंद नहीं है। जलील अब्बास जिलानी साहब इतनी खूबसूरत शख्सियत हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब आपने सुना होगा जब वो मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। जब वो वजारत खारजा के तर्जमान थे, क्या खूबसूरत गुफ्तगू। देखिए मेरी बात सुने, बकाया जो अदालतों की सूरत हाल है, हाँ जी। आप आजकल इंसाफ का देख रहे आलम किसने उठाया, कौन इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं कर रहा था। ये जस्टिस वगैरह छोड़ देना, जस्टिस भी छोड़ दें। पहले किया इस मुल्क के लिए। ठीक है। जिलानी साहब हैं, इनको हम जानते नहीं है, इनका नाम फर्स्ट टाइम पहले आया हमारे पास। ये सफीर रहे हैं किसी मुल्क के, अमेरिका में, इंडिया में भी हाई कमिश्नर रहे हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रहे हैं। देखिए जो भी आएगा ना, पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे सकता है, क्या पाकिस्तान की मईशत को संभाला दे सकता है, क्या पाकिस्तान ये सारे रिजेक्ट, लाहौर के रिक्शा ड्राइवरों की तरफ से सारे रिजेक्ट। हाँ, मेरी बात सुने, सायरा बानो ने अच्छी की है अपोजिशन। अच्छा, सिराजुल हक को मौका दें, सेनेटर मुश्ताक को मौका दें, जमात इस्लामी वालों को दे दें। नहीं, जमात इस्लाम, मैं सिराजुल हक की बात कर रहा हूँ, सेनेटर मुश्ताक ने क्या नहीं किया। जमात इस्लामी से है ना भाई, जमात, मैं सायरा बानो की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा चले, सायरा बानो भी अच्छी गुफ्तगू करती हैं, जो अच्छी गुफ्तगू पहले भुगती, आपने भुगती नहीं पहले अच्छी गुफ्तगू। सॉरी, पहले आपने अच्छी गुफ्तगू भुगती नहीं है इससे पहले। मेरी बात सुने, अच्छी भुगत मुजाहरे आप ही किया करते थे, मैं ही कवर किया करता था उनको। वो आपकी सारी बातें ठीक है, मगर मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, जिलानी साहब को हमने परखा नहीं है, देखा नहीं। अच्छा चले, लाहौर के रिक्शा ड्राइवरों की तरफ से एक नाम बताएं कि इसको निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए। ये जो जिलानी साहब है ना जी, हाँ ठीक है, नहीं, इनको आजमा लेते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमारे कहने से कौन सा वज़ीर आज़म आ जाना है। सही है। लाहौर के रिक्शा ड्राइवरों, पाकिस्तान के मजदूरों की, ड्राइवरों की, टैक्सी ड्राइवरों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम तो बहुत जरूरी है, जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल। और दूसरी बात, अभी कोई दोस्त कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब नहीं आना चाहते। और मेरी बात सुने, जो लीडर अपने भाई के दौरे हुकूमत में यहाँ पर नहीं आया, वो पाकिस्तान में अब आके क्या हमें देगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि फौज ने हमारा साथ दिया। फौज हर दौर में हर हुकूमत का हिस्सा होती है। सही। और फौज एक बड़ा सुकून है जो हर हुकूमत को चलाने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद गौरी साहब। और बिल्कुल आखिर में डॉक्टर साहब, आने वाले दिन क्या नजर आ रहा है आपको होता हुआ? सर मेरे ख्याल हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जाएंगे, जो इत्तेफाक राय सियासी पार्टीज का मौजूद है उसके बेहतर नतीजे आएंगे। बेहतर नतीजे, ये जो सारी पार्टियां सारी हुकूमत में बैठी हुई हैं स्वाय पीटीआई के, तो ये अच्छा आपके ख्याल में अच्छा मुल्क के लिए बहुत बेशा शगुन है। सही है। राना जवाद साहब, आने वाले दिन कैसे नजर आ रहे हैं आपको? सर हमें दुआगो रहना चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। सही। और हालात का हम पाकिस्तानी तो रखते ही अच्छी उम्मीदें हैं, डट के मुकाबला और तसलसल रखना चाहिए। और हमें ईरान गैस लाइन और जो रशियन ऑयल है इसके ऊपर, इकानमी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और रशियन ऑयल सर वो पहले कह रहे हैं, पता नहीं सरसों तेल निकल आया, नहीं वो तो अभी पहला वो आया ना कंटेनर, वो पहला आया। अभी उसके जो है ना इंश्योरेंस होती है उसका, मीन्स के ट्रैक होता है ना ट्रेड, हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए सर, मिल के खाओ। हाँ क्यों मियां साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तक तो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो मिल के नहीं खाने का, छीना झपटी करके खाने का है। बहरहाल अभी भी छीना झपटी जारी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि असल मामला यह है कि जो निगरान लाए जा रहे हैं उन्होंने क्या करना है, क्या उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, या उन्होंने मईशत को ठीक करना है, या उनके ज़ुम्मे कुछ और है। तो बहरहाल हमें जो नज़र आ रहा है, जो कहा भी जा रहा है, वो मईशत ठीक करना है। अल्लाह करे पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाए, ताकि आम आदमी का जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी आ सके। जीना दोबार हुआ इस वक्त सही महंगाई की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया मियां हबीबुल्लाह साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। राना जवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद राय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ये सबको पता है, वाकई बताने की आपको क्या ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला जो होगा वो अच्छा होगा, मुल्क की मईशत के लिए अच्छा हो। हम जिस नुकसान में पड़े हुए हैं, मुसीबत में पड़े हुए हैं, वो ठीक हो जाए, उसके बाद देखते रहेंगे, जमहूरियत भी आ जाएगी, इंतखाबात भी इंशाअल्लाह ताला हो ही जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।